हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। कौन से पेपर का? जो कि कंडक्ट हुआ था 2 नवंबर 2025 को। और ये पेपर ड्रॉपर के बच्चों के लिए कंडक्ट किया था, जो कि हमारे प्रयास बैच के बच्चे हैं उनके लिए कंडक्ट किया गया था। एंड ये हमारा जेई मेन पैटर्न पे था, जो कि जिसके अंदर आपको पता है 25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होते हैं, 20 क्वेश्चंस सिंगल चॉइस एंड 5 क्वेश्चन जो हमारे हैं न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। नाउ हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। हम लोग यहां पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले करना चाहिए था, कौन से क्वेश्चंस को आप बाद में कर सकते थे। राइट, हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, पेपर के अंदर बाइफरकेशन कैसा था, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे टॉपिक वाइज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था, कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक से क्वेश्चन डाले गए थे, हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के स्निपेट्स भी डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना था, क्या किस तरीके से आपको एनालाइज करना था उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले। तो हमारे साथ सब्जेक्ट टीचर्स हैं कुछ, जो आपके पास वन बाय वन आएंगे और डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे उन क्वेश्चंस को आपको एनालाइज करना था, अप्रोच कैसे करना था, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट था उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, एंड आप उससे क्या की टेक अवेज लेकर के जा सकते हैं, ये भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है, ये इन चार चीजों के अराउंड बेसिकली हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। सो नाउ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी एक शानदार टीम ऑफ फैकल्टीज को लेकर के आया हूं, जिन्होंने इन पेपर्स को क्यूरेट किया है आपके लिए। एंड इस पेपर को क्यूरेट करने में इन्होंने पिछले 5 से 6 साल के जो हमारे जेई मेन के पेपर हैं उनका बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव मेड द पेपर्स। राइट, तो मैं अब इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे साथ हैं आकाश सर, जो कि हमारा फिजिक्स का वर्टिकल देखते हैं। साथ में हमारे पास हैं सौरभ सर, सौरभ सर जो है केमिस्ट्री देखते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर हमारे साथ मैथ्स देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट वाइज अब डिस्कशन करना शुरू करेंगे, एंड आप सब्जेक्ट डिस्कशन से आपको कहीं ना कहीं काफी एक अच्छे लेवल पे अंदाजा लग जाएगा कि इस पेपर को किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए था। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, जो कि हमारा फिजिक्स। तो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा पूरा डिस्कशन आकाश सर को, जो कि आपको फिजिक्स का पूरा जर्नी जो है वो लेकर के चलेंगे कि फिजिक्स किस तरीके से हमें करना चाहिए था। सो ओवर टू यू आकाश सर। थैंक यू सर। प्लीज सर। तो बच्चों, फिजिक्स सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स सेक्शन में कुछ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चंस की, तो मीडियम लेवल और इजी लेवल क्वेश्चंस को अगर मैं इंक्लूड करूं तो दैट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 68% स्कोर, 68% मार्क्स फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन ओनली। तो फिजिक्स सेक्शन में अगर आप मीडियम और इजी को ही इंश्योर कर लेते तो भी आप 68% क्वेश्चंस को या मार्क्स को टारगेट कर सकते थे। हार्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगेन आई वुड से, जिनको आपको इनिशियली ही फिल्टर कर लेना होता है, बिकॉज ये आपका टाइम वेस्ट ना करवाएं, तो इनको हमें लास्ट में अटेम्प्ट के लिए रखना रहता है। अब यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड था अक्रॉस द सिलेबस, जो भी पार्शियल सिलेबस टेस्ट का जो अपना पेपर था, और अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द टॉपिक, रोटेशनल मोशन जैसे आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स के मल्टीपल चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो वहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस वहां से भी आए हैं। तो जितने भी चैप्टर इसमें इंक्लूडेड थे, वहां से हमने क्वेश्चंस इस पेपर में इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन यहां पे तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको कैसे सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर, पहले तो देख के ही स्टेटमेंट इसकी लंबी चौड़ी सी लग रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हमें अवॉइड करना रहता है। शुरू में ही ऐसे क्वेश्चंस को अगर हाथ लगाओगे तो ये टाइम वेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अगर यही स्टेटमेंट रिवाइज करनी पड़ती है तो आपको, मान लो कि ये 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बराबर अगर स्टेटमेंट है, तो वो 2 क्वेश्चन का टाइम यही स्टेटमेंट दोबारा पढ़ने में ले जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जब जाओगे तो ये क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया कि एक्सटेंशन जो है इस रोटेशन की वजह से कितनी हुई, या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है ये। तो देखते ही आपको अगर ये फील आएगी, जैसे यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा यहाँ पे, तो यंग्स मॉडुलस पढ़ते ही आपको ये फील आ गई कि ये सॉलिड्स का क्वेश्चन हुआ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन हुआ, पर इसको सॉल्व करने में कहीं इसमें ये नहीं लिखा गया कि अप्रोच में कोई दूसरा चैप्टर, जो पहले चैप्टर है रोटेशन मोशन से पहले के जो चैप्टर हैं, वो भी यूज हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने में अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली इस सेटअप का रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट ये कोई आपको बाहर से आके नहीं बताएगा, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं होगा कि सेंटर ऑफ मास सी फ्रेम में जाके इसको सॉल्व करो।
आपको ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। ऐसे क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अप्रोच समझ में आएगी कि डील करना कैसे है। क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मेरा माइंड इतना ओपन होना चाहिए कि मैं सिलेबस के विद इन ही नहीं सोच रहा, सिलेबस के पीछे जो चैप्टर हो चुके हैं वहां से भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हियर वी आर सपोज टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड पूछा गया किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकल जिसको प्रोजेक्टाइल की तरह फेंका गया। तो प्रोजेक्टेड एक पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है जिसको 60 डिग्री पे फेंका। टाइम ऑफ लाइट या ऐसा कहें कि ड्यूरिंग द जर्नी एक पर्टिकुलर टाइम पे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया गया पार्टिकल का। तो बच्चों के सामने जैसे ही एंगुलर मोमेंटम आपके सामने आएगा तो दिमाग में क्या चमकता है? आर क्रॉस एम वी। तो जैसे ही ये चीज आपके दिमाग में आई कि आर क्रॉस एम वी करना मुझे, आर क्रॉस पी करना मुझे, एंगुलर मोमेंटम उसका कैलकुलेट करने के लिए, तो यू विल सी के भाई बहुत लंबी कैलकुलेशन में फंसने जा रहे हो। पहले आप इस टाइम पे जाके आर कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, और तब तक आपका जो है अच्छा खासा टाइम भी जा चुका होगा और शायद उतना सॉल्व करने के बाद आपको लगे कि यार सॉल्व हो भी नहीं पा रहा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप एंगल्स वगैरह भी कैलकुलेशन करने जा रहे हो। जबकि इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी? अप्रोच इज फ्रॉम साइड ऑफ टाउ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। टॉर्क का जो ओवर अ टाइम जो इंटीग्रेशन चलेगी, उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ी कैलकुलेशन होती बट इतना लंबा नहीं होता जितना पहली कैलकुलेशन में आपको दिखता। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उसी से ये चीज समझ में आती है कि नहीं, हमें मल्टीपल तरीकों से भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, और हो सकता है कि उन मल्टीपल तरीकों में से कोई एक ऐसा ऑल्टरनेट मेथड मिल जाए जो मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल मेथड हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो यहां पे ये एक दो क्वेश्चन में लेके आया था तुम्हारे सामने ये बताने के लिए कि एग्जाम फ्रेम ऑफ माइंड में आपको पहले जो प्रिपरेशन करके आनी होती है, वहां पे प्रैक्टिस करके जो आना होता है, वो सारी कितनी यूजफुल होती है आपका टाइम बचाने में, आपके मल्टीपल वेज आपको कितना हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी इस सेक्शन को कंप्लीट करने की, तो हियर यू कैन सी के कुछ क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करें, दोस व्हिच यू शुड हैव अटेम्प्टेड फर्स्ट। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, इन क्वेश्चन को जितना जल्दी आप फिल्टर कर लेते और जितना जल्दी नीचे दिए हुए क्वेश्चन जो ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन जिनको हमने यहां पे लिखा, जितने जल्दी इन क्वेश्चंस को फिल्टर आउट कर देते रादर कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ी देर बाद भी देखे जा सकते हैं, पहले ये वाला सेट जो है इसको कंप्लीट कर लेता हूं बिकॉज ये स्कोरिंग सेट है ना। यहां से मार्क्स अगर इंश्योर कर लेते, यहां पे टाइम बचता, ये भी मैं कर देता, पर इनको जितना जल्दी आप फिल्टर आउट करते, इनको जितना जल्दी आप टारगेट करते, उतना ज्यादा आप स्कोर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते थे। एट द सेम टाइम फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस आर आल्सो देयर कि अगर आपके पास टाइम होता, अवेयरनेस होती, प्रैक्टिस करी होती, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली हैंडल कर सकते थे, बिकॉज दे वर अ लिटिल बिट ट्रिकी। तो माइट बी कि वहां पे जाके आपको कंफ्यूज भी कर सकते थे ये क्वेश्चन, आपको पजल कर सकते थे, आपका टाइम कहीं पे खराब भी करवा सकते थे। ठीक है, तो दैट वाज अ स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स सेक्शन आई वुड से। तो अब मैं अगर मार्क्स की बात करूं तो 25 वो मार्क्स आई वुड से जिससे ऊपर आपका आ ही जाना चाहिए था हर स्टूडेंट का। और अगर आपके मार्क्स 80 प्लस जा रहे हैं तो आई मीन से कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी चल रही है, आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन चल रही है, कीप डूइंग दैट। और जिनके मार्क्स 80 से नीचे हैं, प्लीज आप इनसे मोटिवेट होइए, इन बच्चों से जो 80 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, और अपने मार्क्स को भी 80 से ऊपर लाने की कोशिश कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स सेक्शन। सो आई वुड अगेन ask Saurabh sir to continue with the chemistry section here. Thank you, sir. Hello, बच्चों. I am here to analyze the chemistry part of this paper. So let's start. तो आप इस पाई चार्ट से देख पा रहे होंगे इस पेपर के अंदर अराउंड 80 to 84% जो क्वेश्चन है वो हमारे मीडियोकर लेवल से हैं, और जो है हमारे 8 से 10% जो है हमारे थोड़े से डिफिकल्ट साइड से हैं, और रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चन है वो ईजियर साइड से हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पेपर का लेवल है वो एक मीडियोकर लेवल है। तो पेपर जो है आप इजीली कर सकते हो क्योंकि ये हमने मीडियम साइड से बनाया है। अगर मैं इसकी बात करूं, पेपर की बैलेंसिंग की बात करूं, तो इस चार्ट से आप देख पा रहे होंगे तो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक जो है कवर किए हैं, करने की कोशिश की है। और इक्विलिब्रियम क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक बड़ी यूनिट हो जाती है तो उससे हमने थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। साथ ही हम इस एनालिसिस के अंदर कुछ क्वेश्चन के स्निप्स भी लेके आए हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इसमें आपको क्या निकालना है, एक एसिड है जिसकी आपको पी के वैल्यू निकालनी है। आपको डेटा गिवन है क्या,
आपको डेटा में दिया हुआ है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको कंडक्टिविटी दी हुई है और आपको गिवन कंसंट्रेशन पर अगर आप कंडक्टिविटी निकाल लोगे तो आप उससे अल्फा निकाल सकते हो, और एक बार आपने अल्फा निकाल लिया तो आप पी के वैल्यू को इजिली निकाल सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा केमिकल आयन इक्विलिब्रियम से है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको CD2+ की कंसंट्रेशन दी हुई है और इसको डिसोल्व किया गया है H2S के सॉल्यूशन के अंदर। तो KSP की हेल्प से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सल्फाइड कंसंट्रेशन निकाल लेनी है, क्योंकि CD2+ की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप वहां से सल्फाइड कंसंट्रेशन इजिली निकाल सकते हो। और सल्फाइड कंसंट्रेशन मिलने के बाद तो आपको जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं Ka1 एंड Ka2, तो इनकी हेल्प से आप जो है H+ की कंसंट्रेशन निकाल लोगे, और H+ की कंसंट्रेशन निकालने के बाद क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। साथ ही हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बना के ले आए हैं। इस लिस्ट में क्या है, सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है वो क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में करने हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको जो है फिल्टर कर लेना स्टार्टिंग में, कि आपको स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके साथ पूरा पूरा पेपर आपके सामने, लेकिन आपको स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करने हैं कि जो आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो, ताकि जो लेंथी क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, उनको करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल हो। साथ ही इस पेपर के अंदर कुछ हमारे कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन भी है, जो मैंने कहा आपको कि ये कैलकुलेशन पार्ट वाले क्वेश्चन जो है आपको बाद के लिए बचा के रखने हैं, इनको आपको बाद में करना है। साथ ही इस पेपर के अंदर हमने जो है कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डाले हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन हमने थोड़े इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन भी डाले हैं। ट्रिकी क्वेश्चन डालने का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम आपकी जो है एनालिटिकल पावर को, आपकी जो है स्ट्रेंथ को थोड़ा सा और इनहेंस करना चाहते हैं। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो जो हमारा स्कोर, गुड स्कोर होना चाहिए वो 80 या 80 से अबव होना चाहिए। तो जिन बच्चों का 80 से ऊपर स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपकी मेहनत बहुत अच्छी जा रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर मैं मिनिमम स्कोर की बात करूं तो कम से कम आपके 25 नंबर तो आपके आने ही चाहिए। 25 से अगर आप कम कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आपकी जो है मेहनत जो है अच्छी नहीं जा रही है, आपकी जो प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं जा रही। थोड़ी और मेहनत करो और आप इन बच्चों के जो 80 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, इनके साथ आने की कोशिश करो। तो अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की जो है एनालिसिस के लिए। तो आई वुड लाइक टू कॉल सुरेंद्र सर। तो ओवर टू सुरेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुरेंद्र यादव। अब अपन मैथ का डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं मैथ के पेपर का। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें पाई चार्ट जो है, इसमें हार्ड क्वेश्चन 40% है। वैसे मैं नहीं बनाया तो मुझे पता है 8-10 क्वेश्चन हार्ड थे, 8-10 क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल पे थे, और 5-6-7 क्वेश्चन थोड़ा इजियर साइड थे। अब वो डिपेंड करता है बच्चे बच्चे पे, किसकी कितनी तैयारी है, उसे इजी टफ हार्ड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग सकता है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। इसमें 4 टॉपिक बेसिकली पूछे गए हैं। चारों टॉपिक के सब टॉपिक, चारों चैप्टर के जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने की कोशिश की गई है इसमें, और मिक्स क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। जैसे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स तो मिक्स होता ही रहता है, सेट को भी डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के साथ मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि AITS है तो थोड़ा सा लेवल हार्ड ही रहता है, तो मिक्स क्वेश्चन ही दिखाई देंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको, जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट होंगे। चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे अपने पेपर से। इसमें थोड़ा सा मिसिंग है ना, तीसरी लाइन इसमें मिसिंग दिखाई दे रही है। और ये जो कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन है इसमें। तो ये मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस फार्मूला है और ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो तीसरी वाली इक्वेशन इसमें मिसिंग है, और फिर पूछा होगा डिटर्मिनेंट बी या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पूछी होगी, तो वो निकाल लेंगे अपन, क्योंकि आप जानते हैं इसमें स्ट्रेट लाइन का भी एक कॉन्सेप्ट डाला गया है। क्या कि डिस्टेंस फार्मूला है, चलो वो तो बेसिक है, सबको ही पता है, 10th 11th में 12th में खूब पढ़ रखा है अपन ने, ठीक है। और साथ में इसमें डिटर्मिनेंट का एरिया जो निकालते हैं ट्रायंगल का, वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो उसका यूज करके एरिया, और ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, इससे अपन को लेंथ ऑफ साइड मिल जाएंगी ट्रायंगल की। तो हीरोल्स फार्मूला का यूज कर लो, या फिर हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ बन जाए, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। उससे कोई भी डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट बी जो भी पूछा होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी इजीली।
आगे चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो ये सिंपल एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 4i दे रखा है, ठीक है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकल जाएगी, अपन दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो। और ये कोफैक्टर है, और ए आई जे तो एलिमेंट है, और सी आई जे ए आई जे का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, वो कॉन्सेप्ट यूज करना है। और हाँ, ये जो डरावने जो चीज दिखाई दे रही है ना, ये इतनी डरावनी है नहीं है। आप इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कर रखे होंगे प्रैक्टिस, तो आपको समझ आएगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 4i, डायगोनल एलिमेंट 4 है, देखो आप। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 4i, आई मैट्रिक्स जो है वो ऐड किया है, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो ऐड करके ये बनाया गया है। और वैल्यू पूछिए लेमडा की, ए बी की फॉर्म में इस टाइप का आएगा। ए बी जो भी है आपके को प्राइम नंबर है, और बाद में ए प्लस बी की वैल्यू पूछिए, जो कि आप कैलकुलेशन करके इजीली निकाल लेंगे। तो मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पिछले क्वेश्चन में भी काफी चीजें थी, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स थे, और इसमें भी 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, कम से कम 4 कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। कोफैक्टर वाला भी है, मैट्रिक्स भी है, डिटर्मिनेंट भी है, और फिर इसे मैनिपुलेट करके वैल्यू भी निकालना है। फिर मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट हैं इसमें। आगे चलते हैं, जरा देख लेते हैं भाई कौन से क्वेश्चन आपको शुरुआत में अटेम्प्ट करना चाहिए थे। जो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन, चूंकि पेपर फ्रेम किया है मैंने, तो उस वक्त जो मुझे लगा ये क्वेश्चन आपको अगर शुरुआत में अटेम्प्ट करते हैं तो इजीली आप पेपर में मतलब थोड़ा एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो ये क्वेश्चंस में भी पिक कर सकता है, अच्छे क्वेश्चंस जल्दी कर सकता है इनमें से भी, ठीक है। और बाकी मेरे को लगता है ये सेकेंडरी क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना। कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप इसमें से भी काफी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं इनके साथ। लेकिन सेकंड लेवल पे इसे करना है, और थर्ड लेवल पे ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको थर्ड लेवल पे जो इधर दे रखे हैं, ये पेपर में नहीं होंगे। एक्चुअली पेपर में तो ये बीच बीच में होंगे, तो आपको पिक एंड ड्रॉप करना पड़ेगा वहां पे, कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा बाद के लिए रखना है। और बात तो खैर आता नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि उन क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें अपन, ठीक है। अच्छा, गुड स्कोर की बात करें तो 70 से 80 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना। थोड़ा सा टफर साइड था पेपर, और मिनिमम यार 25-30 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अब इसे विशाल सर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर का डिस्कशन काफी इंसाइटफुल था, बहुत अच्छे से इन्होंने मैथ्स के सेक्शन का एनालिसिस किया, एंड सिमिलर वाज द एनालिसिस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड आई होप आपने काफी सारी लर्निंग्स ली होंगी इससे। अब काफी सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि ये जो ओवरऑल पेपर था सर, हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि बेसिकली इस पेपर को अटेम्प्ट करके कितना परसेंटाइल है जो मेरा आ सकता है, और इस तरह का पेपर अगर एक्चुअली एनटीए कंडक्ट करता तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ वो थोड़ा एक आइडिया लग जाए। तो मैं इसमें बस आपको आइडिया तो दूंगा ही, बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूं कि बेसिकली आपको पता ही है कि इसके अंदर कुछ सर्टेन चैप्टर्स ही पूछे गए थे, फुल सिलेबस टेस्ट तो है नहीं, एंड जो एनटीए कंडक्ट कराता है वो फुल सिलेबस टेस्ट होता है। तो आप परसेंटाइल का आइडिया बहुत अच्छा तभी ले पाओगे जब फुल सिलेबस टेस्ट आएगा। पार्ट टेस्ट में क्या हो सकता है, कुछ बच्चों के टॉपिक स्ट्रांग हो सकते हैं, कुछ बच्चों के टॉपिक्स वीक हो सकते हैं, तो इस वजह से भी स्कोरिंग थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। नेवरदलेस हम एक आइडिया आपके लिए लेकर के आए हैं कि ओवरऑल जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आप कहां पर स्टैंड करोगे। तो बेसिकली अगर आप यहां देखो, अगर आपके मार्क्स 194 के आसपास है तो आप 99 परसेंटाइल के पे स्टैंड करोगे। 194 से अगर ऊपर है, अब हम इसमें थोड़ी एक रफ रेंज रख सकते हैं, तो आप अगर रख लो कि 190 से अगर कोई ऊपर है तो मान सकता है कि वो 99 परसेंटाइल से ऊपर है। सिमिलर इज द केस, 161 इज द नंबर फॉर 95, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो 113 है वो है 90 के लिए, राइट। सो ये हमारा बेसिकली एक तरह का परसेंटाइल प्रेडिक्टर है इस पेपर के लिए। आगे चल के मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपने आज लर्निंग्स ली कि पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, किस तरीके से इस पेपर को अप्रोच करना चाहिए था, आई होप आप फर्दर जो अपकमिंग पेपर्स हैं इन लर्निंग्स को आप इंप्लीमेंट करेंगे, एंड हम आगे की भी जो टेस्ट सीरीज हैं, जितने पेपर होने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर, एआईटीएस के अंदर, हम इस तरह का इन डेप्थ एनालिसिस आपके लिए लाते रहेंगे, और मैं अपनी फैकल्टी टीम के साथ इसी तरीके से आता रहूंगा, एंड आगे के पेपर्स के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। थैंक यू।